Every episode, a new voice, a new vision. Welcome to Nazariya the Vision. वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड ऑफ नजरिया द विजन। डॉक्टर आलोक चंद्रा से हमने पिछले मर्तबा बात की थी। आजकल दिखाई पड़ रही है बीमारी, वो है टीबी। टीबी वर्ल्ड में और इंडिया में उसकी क्या पोजीशन है? डॉक्टर साहब, आपका इस एपिसोड में स्वागत है। थैंक यू। टीबी को दुनिया का सबसे खतरनाक इन्फेक्शन डिसीज भी कहा जाता है। यूँ तो टीबी दुनिया भर में व्याप्त है। कोई भी मुल्क ऐसा नहीं है जहाँ की टीबी नहीं। दुनिया भर में जितने भी टीबी के रोगी हैं 25% भारतवर्ष में रहते। टीबी के खिलाफ भारत सरकार ने कई बड़े कदम उठाए हैं। पहले तो टीबी की दवाएं ही नहीं थी। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 2025 तक हम टीबी को समाप्त कर लेंगे। टीबी जो है वो शरीर के किसी भी अंग में हो सकती है। सोशल स्टिग्मा है कि स्टिग्मा को तोड़ने के लिए सबसे ज़रूरी कदम क्या उठाने चाहिए? टीबी 100% क्यूरेबल डिजीज है। इट इज वेरी पर्टिनेंट दैट एनी इन्फेक्शियस डिजीज, इफ यू वांट टू कंट्रोल एनी इन्फेक्शियस डिजीज, you have to go for early diagnosis of activity of the कुछ disease, भी शक हुआ तो फौरन early diagnosis and early treatment, early start of it. Then only you can contain the disease from transmitting to others. टीबी ज़्यादा खतरनाक वायरल या बैक्टीरिया? टीबी बड़ा मिथ टीबी को लेकर। सबसे बड़ा मिथ यह है कि टीबी का क्योर नहीं है। एन एक्सपर्ट या कल्चर मोर टेस्टेड क्या है? कल्चर। टीबी के अवेयरनेस के लिए एक फिल्म बनानी हो तो किस एक्टर को आप लेंगे? अमिताभ बच्चन साहब उसके ब्रांड एम्बेसडर रहे को लेंगे। तो उनको ही लेना चाहेंगे, अगर उनके पास डेट्स हो। एआई आपकी मदद करे टीबी डिटेक्ट करने में, तो आप हाँ कहेंगे या ना? ना कहेंगे। टीबी फ्री इंडिया कब तक मुमकिन है? WHO का तो कहना है कि 2030 तक मुमकिन है। जी आइए सुनते हैं कुछ ऐसी बातें जो सिर्फ कानों से नहीं, दिल से महसूस होती है। वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड ऑफ नजरिया द विजन। डॉक्टर आलोक चंद्रा से हमने पिछले मर्तबा बात की थी। हमने इन्फेक्शन के बारे में बातें की थी और भी बहुत सारे चेस्ट के जो मर्ज हैं, डिसीजेज हैं, उसके बारे में बात की थी। आज हम बात कर रहे हैं जो तेज़ी के साथ आजकल दिखाई पड़ रही है बीमारी, वो है टीबी। टीबी वर्ल्ड में और इंडिया में उसकी क्या पोजीशन है, इसके बारे में हम बात करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका इस एपिसोड में स्वागत है। थैंक यू तो वेरी डॉक्टर मच। साहब, सबसे पहले तो टीबी को दुनिया का सबसे खतरनाक इन्फेक्शन डिसीज भी कहा जाता है। टीबी की जो स्थिति दुनिया भर में, खासकर भारत में कैसी स्थिति है, टीबी के आंकड़े हमें क्या कहते हैं और भारत इस रेस में कहाँ खड़ा है? बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन पूछा आपने। यूँ तो टीबी दुनिया भर में व्याप्त है। कोई भी मुल्क ऐसा नहीं है जहाँ की टीबी नहीं, और ह्यूमन बॉडी का कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं है जहाँ की टीबी नहीं हो सकती है। जी दुनिया भर में जितने भी टीबी के रोगी हैं उनके 25% भारतवर्ष में रहते हैं। अच्छा, यूँ कहें कि अगर दुनिया भर में 1 करोड़ टीबी के मरीज हैं आज के दिन, 25 लाख करीब भारतवर्ष में, 25%। तो ये 25%, और यही परसेंटेज करीब डेथ की भी है। अगर दुनिया भर में 15-16 लाख लोग मर रहे हैं रोज टीबी की वजह से, तो 3-4 लाख डेथ यहाँ पर भी हो रही है। जी। तो ये कहना अतिशयोक्ति न होगी कि दुनिया की राजधानी है भारत, अगर टीबी की बात करें तो टीबी के खिलाफ भारत सरकार ने कई बड़े कदम उठाए हैं। आप हमें बताएं कि क्या ये स्कीम जैसे निश्चय पोषण योजना या डॉट्स प्रोग्राम ग्राउंड लेवल पर क्या काम कर रहे हैं? शुरू में तो टीबी तो एक मानवता जब से जानी जा रही है, टीबी का रोग तब से भारतवर्ष में या दुनिया भर में है। जी। उसकी विभीषिका को पहचाना गया, बैक्टीरिया को पहचाना गया 1882 में। 1882 में रॉबर्ट कॉक ने बताया कि ये एक माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक बैक्टीरिया से होता है। जी। उसके बाद से ये खोज शुरू हो गई कि हम किस तरह से इस बैक्टीरिया को परिलक्षित कर सकें। पहले तो पहचानना ज़रूरी है। पहचानना ज़रूरी है। तो पहले तो ये होता था कि एक्सरे देखा गया और एक्सरे में धब्बा दिखाई दिया तो सोच लिया कि टीबी है। कुछ लक्षण है मान लीजिए ट्यूबरक्लोसिस के, और एक्सरे में धब्बा दिखाई दिया तो ये मान लिया कि टीबी, और कुछ इलाज शुरू कर दिया। शुरुआत में तो
अगर बात करें शायद 1944 की, 1950 की, 1950 से पहले तो टीबी की दवाएं ही नहीं थी, कोई दवा नहीं थी टीबी की। आपको आश्चर्य होगा, हाँ हाँ, टीबी बहुत कोई दवा नहीं थी। जानलेवा बीमारी थी। अगर किसी को ट्यूबरक्लोसिस हो जाती थी या तपेदिक हो जाता था तो उसको सैनिटोरियम में भेज दिया जाता था। उसको शुद्ध हवाएं, पाइनस जहाँ पे ज़्यादा होते थे, पाइनस के ट्रीज जो होते थे, लोग कहते थे पाइन के ट्रीज का पॉलन ग्रेन जो है वो टीबी को कंट्रोल करता है। जी। अच्छा भोजन, अच्छी शुद्ध हवा और रहना सहना, मतलब चलना फिरना, एक्सरसाइजेस, यही टीबी का इलाज था। लेकिन 1965 के आते आते हर मुल्क की सरकार ने ये समझना शुरू कर दिया कि ये विभीषिका तो बढ़ती जा रही है, तो इसको कंट्रोल करना आवश्यक है। तो डिस्ट्रिक्ट ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्राम शुरू किए गए इंडिया में। हाँ, इंडिया में। जी। वो धीरे 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 बढ़ते बढ़ते पहले एक्सरे को इम्पोर्टेंस दी गई, फिर ये हुआ कि एक्सरे में डायग्नोसिस गलत भी हो जाती है। निमोनिया की डायग्नोसिस है और आपने सोचा कि टीबी है, टीबी की दवा शुरू कर दी। 1950 से हमारे पास दवाएं आना शुरू हो गई थी। रिफाम्पिसिन वगैरह जो मुख्य दवाएं हैं ट्यूबरक्लोसिस की, ये 1950 के दशक के आसपास आना शुरू हो गई। तो गलत इलाज भी हो जाता था। डायग्नोस गलत होगा तो इलाज जब गलत मिस होगा। डायग्नोसिस हो जाती थी, पता है कि साहब टीबी नहीं है और टीबी का इलाज शुरू कर दिया। या कई बार ऐसा होता था कि टीबी है और डॉक्टर ने समझा कि ये टीबी नहीं है, इलाज नहीं शुरू किया, तो वो विभीषिका बढ़ती चली गई इस तरह से। तो इसलिए बलगम की जांच या स्पुटम की जांच को इम्पोर्टेंस दी गई कि जब हम बैक्टीरिया को परिलक्षित कर लेंगे माइक्रोस्कोप द्वारा कि बलगम में कीटाणु आ रहे हैं, जब देख लिया आपने कि बलगम में ये टीबी के बेसिलाई, क्योंकि टीबी के बेसिलाई की तो जांच हो चुकी थी पहले ही, अगर टीबी के बेसिलाई आपको दिखाई दे रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि मर्ज जो है वो टीबी की वजह से है। जी। तब दवाएं और अच्छी तरह से असर करने लगी और इलाज और आसान हो गया। मरीज एक रोज लक्षण लेकर के आता है, आपको लगा कि टीबी है, आपने एक्सरे कराया, फिर भी लगा टीबी है। अब आपने अगर बलगम आ रहा है तो बलगम की जांच कराई और बलगम में दिखाई दे रहा है कीटाणु, आपने टीबी का इलाज शुरू कर दिया। जी। अच्छी अच्छी दवाएं टीबी की उपलब्ध थी। तो ये प्रोग्राम धीरे 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 बढ़ता चला गया और होता गया। आज हम इस लेवल पे पहुंच गए कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 2025 तक हम टीबी को समाप्त कर लेंगे। ये ईयर एंड टीबी, वी विल एलिमिनेट टीबी बाय 2025। जबकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि टीबी को हम 2030 में खत्म कर पाएंगे। तो हमने एक कदम आगे रखते हुए ये कहा कि 2025 में ही हम खत्म कर लेंगे। तो ग्राउंड रियलिटी क्या है इसकी? ग्राउंड रियलिटी तो अब आप यूँ पूछ रहे हैं तो कहना जायज़ होगा कि अभी हम थोड़ा लक्ष्य से दूर हैं। थोड़ा दूर है, 30 तक हो जाएगा। 30 तक तो अवश्य हो जाएगा, क्योंकि नई नई विधाएं इस मर्ज के निदान के लिए भी नई विधाएं आती जा रही हैं। तो नई विधाएं आपने भी एक इन्वेंट की, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे बाद में। नई विधाएं तो जैसे देखिए, पहले तो बलगम की जांच से ही होता था, फिर बलगम का कल्चर होने लगा। कल्चर की रिपोर्ट जो है 3 से 4 हफ्ते में आती थी। अगर आज आपने कहा कि ये रोगी हो सकता है, सस्पेक्ट नहीं कहते उसको कहते प्रिजम्पटिव। सस्पेक्ट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस खराब लगता है सुनने में, तो कहते प्रिजम्पटिव केस ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। प्रिजम्पटिव केस ऑफ ट्यूबरक्लोसिस है अगर, तो उसका एक्सरे करा लिया, मॉन्टूस टेस्ट करा लिया, और भी टेस्ट आते हैं, ब्लड टेस्ट आते हैं, पीसीआर होता है, वो सब करा लिया, लेकिन कहीं कुछ नहीं समझ में आया तो उसको कल्चर लगा देते हैं। तो अगर बैक्टीरियल कल्चर लगा दिया जाए तो 10, 12, 15 बैक्टीरिया भी अगर 1 ml स्पूटम में होंगे तो कल्चर में ग्रो कर जाते हैं, तो उनको हम देख लेते थे। लेकिन ये फिनोटिपिक तरीका था, मतलब बैक्टीरिया को देख रहे हैं, बैक्टीरिया की जीन्स को नहीं पहचान पा रहे हैं। अच्छा, उसमें भी है। आप बैक्टीरिया की जीन्स को पहचानने के लिए जीनोटिपिक मेथड आ गए, जो कि 2 दिन में ही आपका रिपोर्ट है। जैसे जीन एक्सपर्ट है या सीबी नेट कार्टेज बेस्ड टेस्ट आ गया है, जो कि सरकारी तौर पर तो फ्री में होता है। ओके, जो आपने भी बताया कि बलगम से ही जांच होती थी पहले, कब से होती थी ज़्यादातर, तो इसका मतलब है कि यही समझा जाता था कि ये जो डिसीज़ है वो रिस्पिरेटरी ट्रैक से या लंग से, या जो मतलब
थ्रोट से, मतलब यहाँ इसी यहीं तक लिमिटेड है, लेकिन जी। आपने बताया कि टीबी कहीं का भी हो सकता है, तो ये मिथ है। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपने रखा है सर, जो आम जनता के समझने के लिए है कि जब भी हम टीबी की बात करते हैं तो एक समझदार व्यक्ति के भी दिमाग में आता है कि इसके फेफड़े में टीबी है, इसके बलगम आता होगा, इसको बुखार आता होगा, इसका वजन कम हो रहा होगा, भूख नहीं लगती होगी, रात में पसीना आता होगा, खांसी आती होगी। जी, खांसी तो नॉर्मल। ये मिथ है। टीबी जो है वो शरीर के किसी भी अंग में हो सकती है, आंख में हो सकती है, रीढ़ की हड्डी में हो सकती है, गुर्दे में हो सकती है, लिवर में हो सकती है, कहीं भी हो सकती है। नाखून और बाल को छोड़ दिया जाए अगर, बैक्टीरियाज कहीं भी हो सकते हैं, तो कहीं भी हो सकते हैं। जी। क्योंकि इन्फेक्शन 15 साल 16 साल के होते होते हर किसी को हो जाता है। करीब करीब 50-60% लोग भारतवर्ष में, इंडोनेशिया में जी। या साउथ अफ्रीका में, पाकिस्तान में, जहाँ पे कि ये एपिडेमिक है, वहाँ पे ये इन्फेक्टेड हो ही जाते हैं। तो उनमें आम तौर पे जो जांचें होती हैं, जैसे कि मॉन्टूक्स टेस्ट है जी, या और भी टेस्ट है, वो हमेशा पॉजिटिव आते हैं। लेटेंट टीबी इसको कह सकते हैं आप, उनमें बैक्टीरिया हैं लेकिन वो लेटेंट है। जी। अगर आपको बैक्टीरिया से इन्फेक्शन हो गया है, बीमारी नहीं हुई, बैक्टीरिया अगर है शरीर में, जब आप टेस्ट करेंगे, मॉन्टूक्स टेस्ट यहाँ जो लगाते हैं, जी जी, तो मॉन्टूक्स एलर्जी भी टेस्ट यस, उसी तरह से मॉन्टूक्स टेस्ट होता है। 2 दिन 3 दिन पे उसकी रीडिंग आती है, वो आप लगाएंगे तो वो पॉजिटिव आएगा। वो शायद मेरे और आपके लिए भी पॉजिटिव होगा, जबकि हम और आप टीबी के मरीज नहीं हैं। तो पॉजिटिव आएगा मतलब कि वो बैक्टीरिया तो है शरीर, कोई परसेंटेज कुछ है। हाँ, कहीं ना कहीं कभी ना कभी इन्फेक्शन हुआ है। हालांकि हम बीमार नहीं, हमें टीबी नहीं है, बैक्टीरियाज नहीं, लेकिन वो इन्फेक्शन छोड़ गए हैं कुछ। एग्जैक्टली जी। अब वो जब आपका शरीर कमजोर होगा, या किसी पेशेंट पे HIV हो, या किसी को डायबिटीज हो, एंटी कैंसर दवाएं चल रही हो, इम्यूनो सप्रेशन हो, जैसे कि पिछले एपिसोड में हम लोगों ने एलर्जी की बात करी थी, इम्यूनो सप्रेशन हो, तो ऐसी स्थिति में ये बैक्टीरिया ओवरग्रो कर जाते हैं और ये डिजीज परिलक्षित कर देते हैं। अच्छा, इसके सबसे बड़े मिथ्स क्या हैं जिससे कि ऐसी गलतफहमियां जिनकी वजह से डायग्नोसिस या ट्रीटमेंट में रुकावट पैदा होती है? ओके, ये एक टैबू आज भी है कि किसी को अगर कई दिनों से बुखार आ रहा है, खांसी आ रही है, बलगम आ रहा है या नहीं आ रहा है, उसको सस्पिशन भी है कि कहीं हमको टीबी तो नहीं है, तो कुछ दिनों तक तो वो घर वालों से छुपाए रहता है। फिर चिकित्सक के पास भी जाता है तो वो इस तरह से बताता है कि साहब खून नहीं आया हमको कभी, क्योंकि उसको पता है कि टीबी के मरीजों में अक्सर खून आ जाता है। तो कहता है बलगम में साहब खून कभी नहीं आया। पीठ में दर्द होता है कभी, साहब हो सकता है उसको रीढ़ की हड्डी की टीबी हो सकता है उसको रीढ़ की हड्डी की टीबी हो सकता है कहीं पेट में गिल्टी हो जिसकी वजह से लूज मोशन हो रहे हो या डाइजेशन की कोई प्रॉब्लम हो रही हो, तो वो उसको छुपाता है। वो ये यूं बताता है अपने सिम्टम्स की डॉक्टर को ये न लगे कि टीबी की डायग्नोसिस कर देगा जी। तो नंबर 1 तो ये है कि डिजीज को छुपाना, लक्षण को छुपाना जी। फिर लक्षण अगर उसने बता दिया और डॉक्टर ने सस्पेक्ट कर लिया या उसको प्रिज्यूम कर लिया जी कि हो सकता है इसको टीबी हो, तो उन्होंने कुछ इन्वेस्टिगेशंस लिखे। तो पहला दूसरा स्टेप वाइज इन्वेस्टिगेशन चलती है, एक बार भी सब चीज तो नहीं ली जाएगी। तो वो उन स्टेप्स को फॉलो ही नहीं करते, एक स्टेप तक गए और उसके बाद उन्होंने छोड़ दिया, या 2 दिन बाद फिर आना है। भारतवर्ष में तो ये बड़ी आम सी बात है कि गांव देहात में चीज़ें ज़्यादा होती हैं। 40 किलोमीटर से बस से ट्रेवल करके आया, उसको सस्पिशन भी हुआ कि ट्यूबरक्लोसिस है, एक टेस्ट करा, एक्सरे तो करा ले, क्योंकि एक्सरे तुरंत हुआ, तुरंत रिपोर्ट हो गई। लेकिन और टेस्ट जिनमें कि कुछ टाइम लगता है, 2 दिन 4 दिन या हफ्ता 2 हफ्ता लगता है, उसको टलता है, वो अमूमन ये लोग 50% इंटीरियर वाले नहीं कराते, बल्कि शहर वाले भी अवॉइड करते हैं कि चलो बुखार की दवा खा लेते हैं, दर्द की दवा खा लेते हैं, खांसी का सिरप पी लेते हैं, हफ्ते 2 हफ्ते में शायद ठीक ही हो जाए। हो सकता है डॉक्टर साहब गलत कुछ कह रहे हैं, तो इसलिए भी जांच नहीं होती। फिर नंबर 3, फैलने का कारण क्या है। अब
मुझको मान लीजिए अगर टीबी है जी। और मैं टाल रहा हूँ, तो मैं कहीं भी खांसूंगा, कहीं भी आपसे बात कर रहा हूँ, जोर जोर से ड्रॉपलेट्स जी। निकल रही है, छींक आ रही है, या यहाँ जोर से हंस रहा हूँ तो भी ड्रॉपलेट्स निकल रहे हैं, उनमें भी बैक्टीरिया हो हवाओं में सकता तो हो ही है, जाता वो हवा है। में आ जाए तो वो एक से दूसरे को इन्फेक्ट करते थे। ये बात पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस की है, करेक्ट। लेकिन पल्मोनरी वे से ही इन्फेक्ट होता है आदमी, बाकी पूरे शरीर में बैक्टीरिया ब्लड के रास्ते पहुंच जाते हैं। लेकिन लंग्स आर ओपन विंडो, सांस जो आप ले रहे हैं वो सीधे आपके लंग्स में जाएगा। इस प्रकार से आदमी इन्फेक्ट होता है, और जो छोड़ता है इलाज करने से जो बचता है, पहले तो लक्षण बताने से बचता है, फिर जांच कराने से बचता है, फिर इलाज अगर लिख भी दिया डॉक्टर साहब ने, तो उन्होंने लिखा कि 2 महीने ऐसे खाना, 4 महीने ऐसे खाना। उसने 2 महीने तक इलाज किया ईमानदारी के साथ। उसको लगा कि टीबी है, डायग्नोज हो गया, कंफर्म हो गया कि टीबी है, निदान हो गया। अब उसने इलाज शुरू किया। 2 महीने जो 4 दवाएं चलती हैं, आइसोनेक्स, इथेम्बुटॉल, रिफाम्पिसिन, पायराजोनामाइड कॉम्बिनेशन, ये आपने जरूर सुना होगा। जो आप डॉट्स की बात कर रहे थे, तो डॉट्स में शुरुआत में 2 महीने ये दवाएं चलती हैं। सरकारी दवाएं फ्री में मिलती हैं, हर जगह उपलब्ध है, हर पीएचसी सीएचसी चिकित्सालय में उपलब्ध है। इवन प्राइवेट डॉक्टर्स भी जो देखते हैं आजकल, तो डायग्नोज होने के बाद डॉट्स में ही भेजते हैं कि जाओ फ्री में दवा मिले, दवा करो, बाकी खाना पीना प्रोटीन वगैरह अलग से चीज़। तो ये दवाएं जब वो 2 महीने तक कर लेता है, तब उसको एकदम ठीक ठाक हो जाता है। 90% बैक्टीरिया तो मर जाते हैं शुरुआत के 2 महीने में। 90% बैक्टीरिया मर जाते हैं। आराम हो गया, बुखार भी नहीं आ रहा है, भूख भी लग रही है, खा भी रहे हैं, काम धाम भी कर रहे हैं। तो उनको लगता है डॉक्टर साहब जो है, डॉक्टर साहब झूठ मूठ प्राइवेट प्रैक्टिशनर है, तो वो यही सोचते हैं डॉक्टर साहब फीस के लिए टांगे हुए हैं, बार बार आओ दिखाओ हमें तो ठीक हो गया, तो वो छोड़ देते हैं इलाज। तो 90% बैक्टीरिया तो मर गए, 10% जो बचे हुए हैं वो नोटोरियस होते हैं, वो शैतानी करते हैं बाद में, फिर वो ग्रो करने लगते हैं। अब वो जब ग्रो करते हैं तब उनमें कहीं ना कहीं प्रतिरोध भी आ जाता है। अच्छा, तो जब प्रतिरोध जब आ जाता है, वो उन साधारण दवाओं से इफेक्टेड नहीं होते। अच्छा, उनकी ताकत बढ़ जाती है, उनकी ताकत बढ़। अब आपने 2 महीने दवा किया, फिर 4 महीने वाला जो कोर्स होता है वो नहीं किया, छोड़ दिया आपने बीच में। अब आपको 6 महीने बाद, 7 महीने बाद, 10 महीने बाद, 1 साल बाद फिर से प्रॉब्लम शुरू हुई। जो 10% वो बैक्टीरिया बचे हुए हैं और वो प्रतिरोधी हो गए, म्यूटेशन जिसको कहते हैं। अब वो रिफाम्पिसिन आइसोनेक्स से वो रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। रिफाम्पिसिन आइसोनेक्स से जो रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, इसी MDR, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट। अब उनमें और कुछ दवाएं चलेंगी, कुछ महंगी दवाएं चलेंगी। बाजी वक्त उससे भी जब आराम होने लगता है, लोग छोड़ देते हैं। आदत तो आदत, उसको भी जब छोड़ दिया, अब जब होगा तो XDR होगा। अब रिफाम्पिसिन भी नहीं काम करेगी, आइसोनेक्स भी नहीं काम करेगी, फ्लोरोक्विनोलोन भी नहीं काम करेगी, कैनामाइसिन भी नहीं काम करेगी। अब जो है कुछ और महंगी दवाएं लाना पड़ेगा, जैसे बिडाक्विलिन और डेलामिनेट। अब नई दवाएं आई। तो आप जिसको महंगी कह रहे हैं, हम उसको कह देते हैं कि हाई डोज एंड मोर टॉक्सिक। जी, ज्यादा दिन तक खाना होगा, ज्यादा टॉक्सिक होगी, ज्यादा डोज होगी, और बहुत महंगी है। प्राइवेट में खरीदना लाखों का इलाज है, समझ लीजिए। सरकारी में तो अब भारतवर्ष में फ्री मिल रही है, MDR की दवा भी फ्री मिल रही है। आप अस्पताल में जाइए, इलाज कंप्लीट कर लें, इलाज कंप्लीट कराइए, तो इससे बचत हो सकती है इस स्टेज पे आने से। बिल्कुल। और बॉडी भी डिटेरिएट होगी उससे कुछ ना कुछ। तो आपकी इन बातों से एक सवाल निकला कि क्या टीबी जो आपने बताया कि फैलता है, तो टीबी हाथ मिलाने से ही फैलता है? अच्छा, और ये बात कि ये जेनेटिक होता है या नहीं? ये किसने कहा आपसे कि टीबी हाथ मिलाने से फैलता है? अभी आपने बोला हंसने से और हाथ मिलाने से तो नहीं फैलता, ये ड्रॉपलेट से फैलता है। ओके, ड्रॉपलेट से ही फैलता है। जी। नंबर 1 एंड नंबर 2, और आपने क्या कहा? जेनेटिक नहीं होता। जेनेटिक बिल्कुल नहीं होता। अगर किसी को भी टीबी है तो उसके वंश में नहीं चलता। लोग जेनेटिक इसको इसलिए मान लेते हैं कि एक फैमिली में अगर टीबी है, यूं कह लीजिए कि लो सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप के लोग काफ़ी हैं। एक कमरे में 5 लोग 7 लोग रहते हैं, ठीक है। अब एक को अगर टीबी है तो उसको आइसोलेट तो आप नहीं कर सकते। आइसोलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट।
तो जिसको टीबी है वो हाँ हाँ, आपने देखा होगा कोरोना के टाइम में मास्क हम लोगों ने ये चीज नोटिस की कि कोरोना के टाइम में टीबी के कॉन्टैक्ट्स कम आने लगे थे। अच्छा अच्छा, कि चाचा को, हमारे जी, जी, चाचा को जी, टीबी थी, अब हमको देखिए खांसी आ रही, बलगम आ रही, देखा तो पता चला आपको भी टीबी है। लेकिन कोरोना के टाइम में ये चीज़ कम हो गई थी। क्यों? क्योंकि मास्क लगाना कंपलसरी हो गया था। जी, जब मुझको टीबी है और मैं मास्क लगाए हुए हूँ तो आपसे कितना भी बात करूँ आप इन्फेक्ट नहीं होंगे। तो बचाव जो है बहुत ज़रूरी है इसमें। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये तो हमेशा कहा गया है। प्रिवेंशन अगर आपने किसी चीज़ का कर रखा है तो बहुत आसान है। तो टीबी के साथ एक सोशल स्टिग्मा है कि स्टिग्मा को तोड़ने के लिए सबसे ज़रूरी कदम क्या उठाने चाहिए? सबसे ज़रूरी कदम, इसको एक तरह से स्टिग्मा को मैसेज, तोड़ना। मेरी मैसेज समझ जी, जी। लीजिए आप। नंबर 1, टीबी 100% क्यूरेबल डिजीज है। क्यूरेबल है। अगर कोई बीमारी सांस की कहें कि किस तरह से ऐसी है जो कि 100% ठीक हो सकती है तो वो टीबी है। शर्त यह है कि आप जिस दिन आपको शक हो जी, उसी दिन से आप इस पे लग जाइए और इसकी निदान या डायग्नोसिस, जिसको कहते हैं, डायग्नोसिस करा लीजिए। नंबर 1। नंबर 2, प्रिवेंशन तो मैंने आपको बताई जी, दी। जी। नंबर 2, जब आपको लगने लगा कि हमें टीबी है तो तुरंत किसी न किसी चिकित्सालय पे, उपचार केंद्र पे किसी डॉक्टर से कंसल्ट करिए और आवश्यक इन्वेस्टिगेशंस करा लीजिए। डायग्नोज करा लें। नंबर 3, जब डायग्नोज हो गई तो प्रॉपर ट्रीटमेंट ले लीजिए। डोज होनी चाहिए सही, वजन के हिसाब से। जी, 30 किलो का जो बच्चा है और 60 किलो का एक आदमी है तो वो सेम डोज नहीं ले रहे, ओके ओके। डोज की डिफरेंस होगी। तो डोज सही होनी चाहिए, दवाओं का कॉम्बिनेशन सही होना चाहिए, ड्यूरेशन सही होना चाहिए, मतलब स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे तो ये सब चीज़ें सही मिलेंगी। फ्रीक्वेंसी सही होनी जी, चाहिए। तो मतलब लक्षण जब परिलक्षित हुए तब निदान और उपचार। एंड नंबर 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज दैट जी, it is very pertinent that any infectious disease, if you want to control any infectious disease, you have to go for early diagnosis of activity of the मतलब कुछ भी disease, शक हुआ तो फौरन early diagnosis and early treatment, early start of it. Then only you can contain the disease from transmitting to others. जी। तो डॉक्टर साहब, टीबी के इन्फेक्शन और डिसीज में क्या फर्क है? Yes, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट सा सवाल है। अक्सर ये भ्रांतियां हैं, पढ़े लिखे लोगों में भी ये अंदाज़ा उनको नहीं लगता कि कब इन्फेक्शन हो गया और कब डिजीज हो गई। जब हम टीबी की बात करते हैं जी, तो उनको लगता है बीमारी हो गई। होता क्या है कि जो एंडेमिक कंट्रीज हैं, जैसे इंडिया, भारतवर्ष है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, इंडोनेशिया है, साउथ अफ्रीका के कुछ पार्ट, यहाँ पर डिजीज इतनी ज़्यादा है कि लोग एक दूसरे से कांटेक्ट में आते रहते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि टीबी खांसने से, छींकने से या ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से जी, फैलती है। तो हर कोई इस तरह से इन्फेक्ट हो जाता है। अगर 100 लोग फर्ज करें कि 100 लोगों को टीबी का मर्ज है, जी, टीबी का मर्ज है, इन्फेक्शन नहीं है, जी, डिजीज है, वो टीबी के रोगी हैं, तो 100 लोग अगर खांस रहे हैं लगातार और लोगों के ऊपर, इन्फेक्शन हो जाएगा लोगों हाँ, तो चांस ये है कि 30 लोग इन्फेक्ट हो जाएंगे। इन्फेक्टेड मतलब हो गया कि टेम्परेरी चीज है, हाँ। और डिसीज ऑलमोस्ट मतलब वो डिसीज हो गई, डिजीज हो गई। तो इन्फेक्ट हो जाने का मतलब यह है कि हमने बैक्टीरिया को ग्रहण कर इनहेल लिया। कर लिया। तो 100 में से 30 ही लोग ऐसे होंगे जो कि बैक्टीरिया को ग्रहण कर लेंगे, जी, बाकी 70 लोगों ने ग्रहण ही नहीं किया। अच्छा, उनका इम्यून हाँ, बेटर था इम्यून है या वो कहीं और देख इस रहे तरह थे। एक आंकड़े यूँ बताते हैं टेंडेंसी भी होती होगी। 30% लोग ये चीज ग्रहण कर लेते हैं। उस 30% के भी 10% यानी कि 3 लोग ऐसे होते हैं जिनमें कि बीमारी हो जाती है। अच्छा, ओके। और बाकी के 27 लोगों में बीमारी नहीं होती, उनमें इन्फेक्शन पड़ा रहता है। तो यहाँ पर कोई है जिसने जो छींक रहा है, खांस रहा है, हमारा अपना है, कोई साथ रहता है? जी,
तो हमें इन्फेक्शन हो सकता है। 30% उम्मीद है कि हमें इन्फेक्शन हो सकता है, इन्फेक्शन। उसमें 3% उम्मीद है कि हमको डिसीज हो सकती है। एग्जैक्टली ओके, एग्जैक्टली। अब हम कैसे बचें? कैसे बचें? अब इन्फेक्शन जिसको हो गया होगा, इन्फेक्शन भी हो गया अगर, जी तो हल्का फुल्का शाम को हल्का सा कभी बुखार आ गया एक आध बार, या एक दो दिन जुकाम भूख हो नहीं गया। लगी, एक दो दिन भूख नहीं लगी, कुछ अनईजी सा हुआ और फिर ठीक हो गया, वो इन्फेक्टेड है। अब पता ये करना है कि भाई आपके चचा को बीमारी थी, उनके साथ में आप रहे जी और आज आप ये कह रहे हैं कि मुझको ये शिकायत है थोड़ी बहुत, अब जांच करना है। जी तो इन्फेक्शन हुआ कि नहीं हुआ ये पता करने के लिए हमें एक मॉन्टूक्स टेस्ट होता है। ओके। एक टीका लगाते हैं हाँ जिसको कि 72 घंटे बाद, 48 से 72 घंटे बाद हम रीडिंग करते हैं। उससे पता चलता है कि पॉजिटिव है कि निगेटिव है। अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब इन्फेक्शन हुआ है, ओके। इन्फेक्शन हुआ है, और रोग नहीं हो गया। टीबी गोल्ड क्या है? एक तो मोन्टोक्स हो गया। यस एग्जैक्टली। मॉन्टूक्स पॉजिटिव का मतलब है कि कीटाणु उसके अंदर है। लेकिन ये बीसीजी का टीका लगा हो तब भी पॉजिटिव आएगा। ओके जाहिर सी बात है, हाँ। बीसीजी का टीका भी जी, तो जी, आपने जी। इन्फेक्शन नहीं दिया, हाँ उसको भी पॉजिटिव आएगा। तो कैसे पता करें बीसीजी के टीके की वजह से पॉजिटिव है या कि इन्फेक्शन की वजह से? जी तो एक स्टेप आगे जाकर एक ब्लड टेस्ट आया, ओके। इसको क्वांटिफेरॉन टीबी गोल्ड या IgRA कहते हैं। उससे ब्लड लेकर के उससे जांच करते हैं, तो उसमें अगर पॉजिटिव आया इसका मतलब वो टीके की वजह से नहीं है, वो टीबी के कीटाणु की वजह से। जी अब उसमें ये देखा जाता है कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है तो बीमारी होने के चांसेस हैं, कम पॉजिटिव है तो खाली इन्फेक्शन पड़ा हुआ है। जी तो ये तो संक्रमण हो गया, खाली इन्फेक्शन हो गया। अब किसी को डिजीज हो गई है अगर, तो डिजीज के लिए तो है कि अगर फेफड़े की टीबी है, आमतौर पे हम बात करते हैं टीबी तो फेफड़े की बात होती है, क्योंकि फेफड़े की टीबी करीब 50 से 60% बीमारी जो फेफड़े वाली ही होती है। पेशेंट है उसके ज्यादातर। अलावा जो आपने कभी गिल्टी की देखी होगी, जी या कभी फेफड़े में पानी आ गया, या रीढ़ की ये हड्डी भी में टीबी का ही साइड इफेक्ट है। टीबी का ही साइड इफेक्ट, ओके या रीढ़ की हड्डी की में चलना फिरना मुश्किल है, पता चला स्पाइन की ट्यूबरक्लोसिस है, या किसी की आंख लाल हो जाती है, आंख की ट्यूबरक्लोसिस है। अगर इस तरह की बीमारी है, इसका पता करना है तो हमें, अगर बलगम आ रहा है तब तो ठीक है, बहुत बढ़िया, बलगम की आपने जांच की, कीटाणु दिखाई दे गए, नहीं हुआ तो उसका कल्चर लगा लिया, लेकिन कल्चर का रिपोर्ट 3 हफ्ते 4 हफ्ते में आएगी, तब तक आप क्या करेंगे? अगर कीटाणु दिख रहे हैं तब तो ठीक है, कीटाणु नहीं दिख रहे हैं तो क्या करेंगे? कई बार ऐसा होता है कि हमने एक्सरे कराया, एक्सरे में धब्बा दिखाई दे रहा है, मरीज भी कह रहा था अब हमको बुखार, लक्षण जो है उसके सिम्टम्स, बुखार भी आ रहा है, लोकल सिम्टम्स, बुखार भी आ रहा है, भूख भी नहीं लग रही है, वजन भी घटता जा रहा है, रात में पसीना भी बहुत आता है, ये सारी चीजें हैं। अच्छा अच्छा। और अचानक पसीना आएगा रात और में फिर फौरन फिर ठंड भी लगने लगेगी, ऐसा भी है जी। ये कुछ ऐसी चीजें होती हैं बॉडी में जो कि रात में ही पसीना आता है और रात में सेकंड टाइम ही फीवर आता है, कुछ इंटरल्यूकिन वगैरह चीजें हैं। तो ये सिम्टम अगर पता चला तो आपको लग रहा है कि टीबी है जी, कहाँ का है ये नहीं पता अभी जी। अब फेफड़े की है तब तो खांसी है, बुखार के साथ खांसी भी आ रही है, बलगम भी आ रहा है, कभी खून आ रहा है, कभी इस तरह की चीजें, सांस फूल रही है, सीने में दर्द हो रहा है, ये कुछ नहीं है अगर, ये कुछ भी नहीं है, लेकिन भूख नहीं लग रही है, रीढ़ की हड्डी में दर्द हो रहा है, चलना फिरना मुश्किल है, धीरे धीरे प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, तब स्पाइन का एक्सरे करेंगे तो एक्सरे में दिखाई देगा कि यह इस लेवल पे हड्डी में कहीं खराबी हो रही है टीबी की वजह से। लेकिन भी बता रहे हैं आप, लेकिन टीबी हो रही है अगर, तो आपको पता नहीं है अभी, बलगम वाले में तो आपके पास क्लू है, एविडेंस है, वो बैक्टीरिया दिखाई दे रहा है, बलगम नहीं आ रहा है तब भी एविडेंस नहीं है, रीढ़ की हड्डी का है तब भी एविडेंस नहीं है, आँख की टीबी, आँख लाल हो जा रही है तब भी एविडेंस नहीं है, आँख में से कुछ निकाल के आप जांच तो कर नहीं लोगे। तो इन सब चीज़ों के लिए अब एक नया तरीका इजाद किया गया, जो कि मैंने इंट्रोड्यूस कहूँगा कि शायद भारतवर्ष में पहली बार ये चीज़ इंट्रोड्यूस हुई है कि पेशाब से, यूरिन से एक टेस्ट आता है नियोप्टेरिन टेस्ट। तो आम लोगों में भी नियोप्टेरिन एक सूक्ष्म मात्रा में यूरिन में निकलता है,
लेकिन जिन लोगों में टीबी की बीमारी हो जाती है उनमें ब्लड के सेल्स में आपस में कुछ इस तरह की बातचीत होती है कि नियोप्टेरिन ज़्यादा मात्रा में बनने लगता है टीबी के मरीजों में, जो कि इन्फेक्टेड नहीं, जो कि बीमार है, उनमें ज़्यादा मात्रा में बनने लगा। जिनको रोगी हैं, डिजीज है, वो ज़्यादा मात्रा, तो उनको अगर आप नियोप्टेरिन में डालें टेस्ट में, यूरिन उनका टेस्ट करें, तो उसमें नियोप्टेरिन जो है एक नॉर्मल लेवल से कहीं ज़्यादा मिलेगा। हम लोगों ने 1 साल यह चीज़ एक्सपेरिमेंट की यूनाइटेड इंस्टीट्यूट में जी, यूनाइटेड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, आपने नाम सुना होगा इलाहाबाद। वहाँ पे 1 साल हम लोगों ने 100 मरीजों की जांच की जो कि बलगम में भी पॉजिटिव थे, और उनकी जांच की, वो नियोप्टेरिन भी बढ़ा हुआ था। तो ये पाया गया कि खाली पेशाब, खाली यूरिन के एक सिंपल टेस्ट से 2 घंटे के अंदर आप बता सकते हैं कि इस मरीज को प्रोबेबिलिटीज क्या है, बीमारी है, डिजीज है, और इसको स्टार्ट करना है ट्रीटमेंट। आज पेशेंट आया आउटडोर में, मैंने देखा, उसने कहा बुखार आता है, ये आता है, वो आता है, 4 चीजें बताई और बताया कि आंख लाल हो जाती है। अब सस्पेशन हुआ कि ट्यूबरक्लोसिस, और तो कोई रास्ता है नहीं हमारे पास। यूरिन हमने टेस्ट किया, पैथोलॉजी में भेजा, और 2 घंटे में रिपोर्ट आ गई कि इसको ट्यूबरक्लोसिस है और डिजीज है ट्यूबरक्लोसिस की, नियोप्टेरिन का लेवल बहुत ज़्यादा है। मैंने तुरंत 4 ड्रग, वही डॉट्स की जो आपने बताया, वो शुरू कर दिया और आराम हो जाएगा। तो इन्फेक्शन और डिजीज में फ़र्क ये हुआ कि हर कोई इन्फेक्ट हो जाता है, टेम्परेरी है ये। बच्चे देखिए स्कूल जा रहे हैं बस में बैठ करके, ड्राइवर को टीबी है, बच्चा इन्फेक्ट हो जाएगा, रिक्शे वाले को इन्फेक्ट हो जाएगा, आपके ड्राइवर को टीबी है, आप इन्फेक्ट हो जाएंगे, आपको पता नहीं है। तो टेम्परेरी डिजीज इज इन्फेक्शन, दैट इज इन्फेक्शन, इट विल नॉट लीड टू डिजीज। तो सिम्टम में आपने और 15-16 साल के होते होते हर आदमी, जब बच्चा घर में है जी, साल भर का है, 6 महीने, तो कोई बात नहीं। जहां वो स्कूल जाना शुरू करा, प्री स्कूल एज या स्कूल एज जब उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाती है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इन्फेक्शन बढ़ता जा रहा है, और जब इन्फेक्शन बढ़ता जा रहा है तो इन्फेक्शन में लीड टू डिजीज ऑल्सो। तो टीबी के सिम्टम्स में आपने एक तो ये बताया कि जो बलगम, खांसी, ये सब तो नॉर्मल बातें हैं, तो डिवाइड कर लीजिए ना, नॉर्मल जनरल सिम्टम जी, जनरल हो गई है, फीवर जी, बुखार आ रहा है, रेगुलर बुखार, भूख नहीं लग रही, मतलब वो टाइफाइड टाइप का रेगुलर कुछ नहीं, शाम को बुखार आ रहा है, शाम को बदन गर्म हो जाता है, जी जी, 20 दिन हो गए, 25 दिन हो गए, जनरल फीवर, भूख नहीं लग रही है, अननेसेसरली अनएक्सप्लेन्ड लॉस ऑफ वेट, वजन घटता जा रहा है। 15-20 दिन पहले तो हम 45 किलो के थे, अब हम 42 किलो के हैं, तो वजन भी घटता जा रहा है। शाम को बुखार भी आ रहा है, मतलब जाड़ा देकर के या पसीना देकर। तो ये सब चीज़ें तो एक जनरल सिम्टम है। अब लोकल सिम्टम हो गए, कहाँ की भी टीबी है, लंग्स की टीबी है, खांसी, बलगम, तो पता चल जाएगा इन सब, बलगम आ रहा है या बलगम नहीं भी आता है, खांसी, बलगम, ब्लड आ जाता है कभी कभी, हीमोप्टाइसिस इसको कहते हैं, खांसते खांसते खून आ जाए, सीने में दर्द होना, फेफड़े में प्रॉब्लम है तो सांस, चलने फिरने में सांस फूलना, ये सब चीजें, वजन कम होना, जनरल तो है। और आपने सिस्ट और गिल्टियों की बात की जी, गिल्टी, गिल्टियों बच्चों में अक्सर होता है, छोटे छोटे बच्चों को माएँ लेकर के अस्पताल आती है, साहब ये गिल्टी है, देखिए टीबी तो नहीं हो गई है। तो हर वो चीज जो समझती है वो सोना नहीं होती जी। बच्चों में टॉन्सिल होते हैं, कान में इन्फेक्शन होते हैं, बालों में इन्फेक्शन हो जाती है, गिल्टियाँ उसमें भी बढ़ जाती हैं, लेकिन वो टीबी की गिल्टी भी हो सकती है अगर वो बढ़ती जा रही है। और एक खास तरीका है जानने का, उसमें निडल से पंचर करके अंदर से मटेरियल निकाल लेते हैं। ये इसके साइड इफेक्ट्स बच्चों के लिए मुश्किल है, बड़ों में तो आसान है। नहीं, मतलब इसके साइड इफेक्ट्स, कोई साइड इफेक्ट नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जैसे कुछ कैंसरस में साइड इफेक्ट होता है ना उसका, नहीं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। अगर वो गिल्टी ट्यूबरक्लोसिस, एक मटेरियल निकाल के जांच कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि टीबी वाली गिल्टी है या नहीं। ओके, तो ये इन सब टेस्ट से पता, लेकिन वो गिल्टी अगर मान लीजिए पेट के अंदर हो जी, तो आप कैसे जानेंगे? अभी मैंने आपको बताया नियोप्टेरिन, यूरिन से, अभी वो टेस्ट, ये अभी आम नहीं है, तो आप लोग अभी आम नहीं है, अभी भारतवर्ष में आया भी नहीं है, कहीं और है, लेकिन कहीं यूरोपियन कंट्रीज में पहले इसको कहा गया कि ये खाली
रिसर्च के लिए यूज़ होगा, वैसे नहीं यूज़ होगा। अब इसको अप्रूवल मिल गया है कि इसको ट्रीटमेंट के लिए भी यूज़ किया जाता है। इट कुड बी यूज फॉर ट्रीटमेंट एज वेल एज प्रोग्नोस्टिक वैल्यू। टीबी ज्यादा खतरनाक वायरल या बैक्टीरिया? टीबी सबसे बड़ा मिथ टीबी को लेकर? सबसे बड़ा मिथ ये है कि टीबी का क्योर नहीं है। टीबी अगर किसी को हो गई तो मौत ही है। अच्छा, ये पहले हुआ करता था। ये जी। पहले हुआ करता था। मेरा यह कहना है, बल्कि दुनिया जानती है कि टीबी इज 100% क्योरेबल, 100% सही हो सकती है। समय रहते इलाज शुरू कर दिया जाए, डायग्नोसिस हो जाए, 100% मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा बड़ा मिथ है कि ये चेस्ट में ही होता है। हाँ, ये भी बहुत बड़ा मिथ है कि टीबी का मतलब फेफड़े की टीबी। टीबी शरीर के किसी भी भाग में हो सकती है। ये टीबी गरीबों की बीमारी है, सच या झूठ? झूठ। तो टीबी से पहले सिम्टम जो इग्नोर नहीं करना चाहिए। टीबी से पहले के, मतलब टीबी अभी नहीं हुआ है, हाँ। उसके पहले के सिम्टम। टीबी से पहले के सिम्टम जैसे हल्का सा बुखार आना, शाम के वक्त बुखार रह रहा है, जी। खांसी आ रही है। अगर पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस की बात करें तो 2 हफ्ते से खांसी आ रही है, आप सोच रहे हैं कि ठीक हो जाएगी, मौसमी होगा, जी। तो जांच करा लेना तो चाहिए। स्पुटम या यूरिन, मतलब बलगम या पेशाब, आपका फेवरेट अगर आ रहा है तो फिर बलगम। फेवरेट टेस्ट? बलगम बलगम। क्या टीबी का इलाज मुकम्मल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, 100% हो सकता है। तो एमडीआर या एक्सडीआर कौन सा टफ ओपोनेंट है आपके लिए? एमडीआर तो फिर भी टीबी के बाद एमडीआर से भी ज्यादा टफ है एक्सडीआर। बच्चों में टीबी कॉमन या रेयर? बच्चों में टीबी, टोटल टीबी की बात करें तो बच्चों में रेयर है, लेकिन अगर बच्चों की टीबी की बात करें तो बच्चों की टीबी में गिल्टी वाली कॉमन वेरी है। इंपॉर्टेंट, वेरी कॉमन। ओके, तो टीबी का टेस्ट हर मोहल्ला क्लिनिक में होना चाहिए, यस या नो? मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। क्यों? इसलिए जी। कि हर मोहल्ले में हर जगह अगर नॉन अनट्रेंड लोग ये स्पुटम कलेक्शन करने लगेंगे, टेस्ट मिस भी करवाने बढ़ेगी। लगेंगे, तो इन्फेक्शन फैलेगा, क्योंकि स्पुटम से इन्फेक्शन बहुत ओके। जल्दी तो फैलता टीबी है। के इलाज के दौरान सबसे ज्यादा जरूरी चीज दवा या डिसिप्लिन? डिसिप्लिन में दवा भी आ जाती है। ओके, डिसिप्लिन में अब दवा को भी डिसिप्लिन से लेना, ये भी है, Of course, और दूसरों को न पहुंचाना, फैलाना नहीं, वो भी बिल्कुल, डिसिप्लिन। बिल्कुल। अगर एक चीज बदलनी हो टीबी अवेयरनेस में तो क्या बदलेंगे? टीबी अवेयरनेस में बदलना नहीं, बल्कि टीबी अवेयरनेस में कोई चीज ऐड करनी है, यूँ कहें जी जी। तो जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के ओपीडीज होते हैं, आउटडोर होते हैं, जी। वहाँ पे जितने भी मरीज आते हो, चाहे वो अस्थमा का हो, चाहे सीओपीडी का, या किसी और भी बीमारी का जी। हो, उसको मास्क लगाना नेसेसरी होना चाहिए। मास्क लगाना जरूरी होना जरूरी चाहिए, होना चाहिए। जरूरी हो जाना चाहिए। क्योंकि कोरोना के टाइम में ये देखा गया है कि जब सब लोग मास्क पहनते थे जी। तो टीबी का क्रॉस इन्फेक्शन बहुत कम हो गया। अच्छा, ये इस तरह का रिकॉर्ड है आपके पास? अच्छा, डॉक्टर बनने के बाद पहली कोई टीबी की पहचान या केस जो आपको याद हो? जो पहला केस जी टीबी का समझ के मैंने ट्रीट किया, जी वो टीबी का नहीं था। जी। ये बड़ी ताज्जुब की बात है। आपने इलाज करना शुरू कर दिया था, वो टीबी का मरीज नहीं था? सीटी स्कैन लेके आया था, जी। उसमें था कि ये लंग कैंसर है। मेरे पास लंग कैंसर करके आया था। उसका खास करके मैंने कहा बलगम निकालो। उसने बलगम निकाल के थूका, वो बलगम हरे रंग का था। कुछ डाउट हुआ, उसका टेस्ट कराया, वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन था, बड़ी सी कैविटी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि लंग कैंसर है जो कि कैविटेट कर गया है। जी। इस शक के बिना पे हमारे पास भेजा गया था वो मरीज। जब फंगल इन्फेक्शन निकला तो एक नोकार्डिया एक होता है, बड़े फंगल सिंपल इन्फेक्शन मतलब क्या हो गया? एक फंगस से इन्फेक्शन हो गई फंगस से थी। भी होता है। ओके। तो उसी ने कैविटी बना रखी थी। टीबी नहीं था? टीबी नहीं था। कैंसर भी नहीं था? नहीं कैंसर का इलाज भी शुरू हो गया था? इलाज नहीं शुरू हो गया था। अच्छा, डायग्नोज हो गया था? डायग्नोज हो गया था। सीटी स्कैन से तो कंफर्म करने के लिए आपको कंफर्म मेरे पास कंफर्म का ट्रीटमेंट के लिए मेरे पास आया था आउटडोर में। तो वो ट्रीटमेंट के लिए आया, तो ट्रीटमेंट उसको फंगल का दिया गया। सेप्ट्रॉन के डबल स्ट्रेंथ की दवा दी गई और 6 हफ्ते में मरीज ठीक भी हो गया, चला भी गया, कैविटी भी हील गई, जान बच गई उसकी। तो लंग्स के अलावा टीबी किस ऑर्गन में सबसे ज्यादा होता है? लंग्स के अलावा, ये सवाल बहुत अच्छा पूछा आपने। लंग्स के अलावा जी। लंग्स की जो टीबी होती है उसको कहते हैं पल्मोनरी।
और इसके अलावा पूरे शरीर में जहाँ कहीं भी होगी उसको कहेंगे एक्स्ट्रा पल्मोनरी। अच्छा तो लंग्स को 50-60% तो लंग्स ने ले लिया, जी 50-60% टीबी लंग्स ही हो जी। गई। लंग्स के बाहर एक झिल्ली होती है जो लंग्स को कवर करती है। लंग्स और झिल्ली के बीच में पानी आ जाता है, उसको भी एक्स्ट्रा पल्मोनरी में ही लेते हैं, उसको पल्मोनरी में नहीं लेते, उसको फेफड़े की नहीं मानते, उसको फेफड़े के बाहर फेफड़े में पानी आना जो हाँ। होता है वो फेफड़े की हाँ, पानी तो वो करीब 20-25% उसने ले लिया। तो 50 और 25-75% तो लंग्स फेफड़े के और आसपास उसकी हो झिल्ली गया में ले। जी बचे हुए 25% जो है उसमें से आधा तो गिल्टियों ने ले लिया, जी ट्यूबरक्लोसिस की ग्लैंड, और बाकी 10-12% जो बचा हुआ है उसमें आपके बोन्स की, आँख की, सबसे ज्यादा कौन सा ऑर्गन इफेक्टेड है लंग्स, अपार्ट फ्रॉम लंग्स? अपार्ट फ्रॉम लंग्स सबसे ज्यादा ग्लैंड में ग्लैंड कहीं भी हो सकता है। ग्लैंड्स कहीं। ओके, तो एक टीबी की पेशेंट को सबसे पहला क्या कहना चाहिए? आप क्या कहेंगे उनसे? टीबी के पेशेंट को सबसे पहले तो ये कहना चाहिए कि अगर आपको लग रहा है टीबी है तो डॉक्टर को तुरंत दिखा करके इलाज शुरू करिए। 100% क्यूरेबल डिजीज है, पूरी डोज में, पूरे फ्रीक्वेंसी से, पूरे ड्यूरेशन Diagnose हो तक इलाज आप करिए, आप 100% मतलब आप उसको एक कहेंगे, एक एश्योरेंस देना चाहेंगे कि इट इज क्योरेबल, परेशान होने की बात नहीं, सिर्फ आपको डिसिप्लिन में दवा काउंसलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। जेन एक्सपर्ट या कल्चर मोर टेस्टेड क्या है? कल्चर आपके लिए टीबी एक बीमारी है या एक मिशन? ऑब्वियसली मिशन। मिशन। उसी मिशन में आपने एक जो इन्वेंशन करने के प्रोसेस यूरिन से, यूरिन यस एग्जैक्टली, से डायग्नोसिस। टीबी के अवेयरनेस के लिए एक फिल्म बनानी हो तो किस एक्टर को आप लेंगे? ऑब्वियसली अमिताभ बच्चन साहब उसके ब्रांड एम्बेसडर रहे उनको लेंगे। तो उनको ही लेना चाहेंगे, अगर उनके पास डेट्स हो। तो एक टीबी के केस जो कभी नहीं भूलेंगे आप, तो आपने वो बताया कि जो कैंसर टीबी नहीं हो रहा था, टीबी का पहला केस जो कि टीबी नहीं था। क्या आप टीबी के यूरिन टेस्ट को पेटेंट करवाना चाहेंगे? डेफिनेटली। तो आपने स्टार्ट किया उसका प्रोसेस? ऐसा कुछ नहीं अभी तो, क्योंकि बड़े इंसिपिएंट स्टेज पे, अभी हम लोग एक पैनल डिस्कशन वगैरह करेंगे कि वेदर इट इज पॉसिबल टू कंटिन्यू इट इन इंडिया और नॉट। अच्छा, टीबी देश के कौन से हिस्से में सबसे ज्यादा सेंसिटिव जोन है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा सेंसिटिव जोन है। Yes. क्यों? जैसा कि आपको पहले भी बताया मैंने कि पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है, ओवर क्राउडिंग पे डिपेंड करता है। तो मतलब पॉपुलेशन वाइज सबसे ज्यादा पॉपुलेशन तो उत्तर तो प्रदेश हिस्सेदारी भी सबसे ज्यादा होगी। करीब 20-25% से 27% तक। मतलब प्रोपोर्शनेटली, मतलब अगर परसेंटेज वाइज करा जाए तो भी यूपी नंबर 1 दिखाई पड़ेगा आपको? यूपी। ओके, तो यहाँ पे बहुत कंट्रीज में इंडिया नंबर 1, इंडिया में यूपी नंबर 1। अच्छा, रियल कंट्री यूपी ही है। रूरल पेशेंट या अर्बन, किस में टीबी की समझ ज्यादा है? रूरल वाले अब ज्यादा समझ जाते हैं, अब ज्यादा समझ जाते हैं। ओके, क्योंकि अर्बन वाले अपने आप को पहले से समझदार तो उनको अनलर्न करना पड़ता है, इसलिए इसमें टाइम लगता है। ओके, आपकी खोज जो है यूरिन टेस्ट तो का एक लफ्ज में कोई समरी बताइए, समराइज करें। जब कहीं कोई दूर दूर तक सफलता की किरण नजर ना आए जी, कि बैक्टीरिया को किस तरह से हम खोज पाएं कि बैक्टीरिया है या बैक्टीरिया का कोई मार्कर कहीं छूट गया है, तो मेरे ख्याल से यूरिन इज द राइट आंसर। यूरिन के थ्रू आप सरोगेट मार्कर नियोप्टेरिन मिल सकता है। को मालूम नहीं है कि यहाँ से भी हमारी चेकिंग हो सकती है, तो आसानी से यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो टीबी को हराने में सबसे ज्यादा जरूरी कॉमन सेंस या मेडिकल साइंस? कॉमन सेंस। कॉमन सेंस ज्यादा जरूरी है। तो टीबी का इलाज छोड़ देना सबसे बड़ी गलती या सबसे बड़ा जुर्म? सबसे बड़ा जुर्म, क्योंकि दूसरों को भी फैलाता है। दूसरों को फैलाता है। अगर एआई आपकी मदद करे टीबी डिटेक्ट करने में, तो आप हाँ कहेंगे या ना? ना कहेंगे। क्यों? ट्यूबरक्लोसिस देखिए एक बड़ा क्रॉनिक डिजीज है जी, इसमें मनोबल बड़ा टूट जाता है आदमी का। एआई इसमें हेल्प नहीं करेगा, काउंसलिंग हेल्प करेगी, एंड काउंसलिंग कैन बी बेस्ट डन बाय ह्यूमैनिटेरियन टच। ओके, तो आपके रिसर्च के लिए अगर फंड मिले तो पहला काम क्या करेंगे आप? किसी भी एक्रेडिटेड लैब से, सरकारी हो या गैर सरकारी, एसोसिएट होकर के इस रिसर्च को और आगे बढ़ाना, ताकि ये
कॉमन कर देना। एंड टीबी या एलिमिनेट टीबी में मदद कर सकते टीबी के प्रति समाज की सोच बदल रही है कि वही है अभी भी? समाज की सोच यूं कहो बदल तो रही है, लेकिन बताने के बाद जिन लोगों को पता है, जी आपको ताज्जुब होगा जान के कि अभी 40-50% लोगों को ट्यूबरक्लोसिस मिथी है। नहीं पता है, जी तपेदिक कहिए तो भी नहीं पता है, बीसीजी का नाम लीजिए टीका तो नहीं पता टीबी है। तो लोगों को पता है, ट्यूबरक्लोसिस नहीं जानते, तपेदिक नहीं जानते। टीबी तो आम तौर से हाँ, लोग ये कहना समझते हैं। ठीक है, टीबी, हाँ, क्योंकि गांव वाले भी टीबी जानते पहले हैं। ये बहुत पहले जानलेवा बीमारी हुआ करती थी, इसलिए टीबी से लोग डरते थे। सही कह रहे हैं आप। एमडीआर एक्सडीआर कोई नहीं जानता, वो नहीं डॉट्स जानता, कोई नहीं जानता। डॉट्स को नहीं जानता। सालों से ये जी स्कीम चली आ रही है इंडिया में, लेकिन आज भी शहर के लोग तो प्रॉपर अवेयरनेस की बहुत जरूरत जब हमारे पास आते हैं, जी। आप प्राइवेट प्रैक्टिस में अगर आए हमारे पास, हमने कहा डॉट्स की दवा लोगे या डॉट्स है। ये टेक्निकल हो गया उनके लिए, जबकि ये कॉमन होना चाहिए। तो इसके लिए अवेयर करना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए अवेयर करने के लिए आपने क्या सोचा है? कुछ अपने लेवल पर सोचा है? कैसे लोगों को ये कम से कम बेसिक चीजें जो आप समझते हैं वो मालूम होनी चाहिए? अपने लेवल पे अब इस स्टेज पे हम लोग नुक्कड़ नाटक तो नहीं कर सकते, जी जी, लेकिन जो पेशेंट्स आते हैं उनको उनको आप aware हमारे करते पास हमने वो ब्रोशर्स छपा के रखे हुए हैं, उसमें टीबी क्या हो, कैसे है और हैं। क्या क्या सावधानियां बरतें, वो है। वो आप देते वो हैं। हर पेशेंट को देते हैं, वो चाहे जमा का हो चाहे किसी चीज का। तो आखिरी सवाल कि टीबी फ्री इंडिया कब तक मुमकिन है? WHO का तो कहना है कि 2030 तक मुमकिन है। जी, प्रैक्टिकली कब तक मुमकिन है? देखिए, रेट्स अगर आंकड़ों की बात करें तो अभी तक डेथ रेट भी 17% तक आ गए हैं, घटे हैं। घटे हैं बहुत। ट्यूबरक्लोसिस का इंसिडेंस भी घटा है, और इंसिडेंस भी घटा है, डेथ रेट भी घटा है, और एमडीआर का रेट भी घटा है। अच्छा, पहले जो एमडीआर हो रहे थे जी, वो जी, भी अब घटा है, क्योंकि एमडीआर दो तरह से होता है। एक तो एमडीआर वाले ने खांसा तो एमडीआर दूसरे को हो गया, जी, और दूसरा है कि उसने खुद छोड़ के ट्रीटमेंट किया, इसलिए उसको एमडीआर हो गया। एमडीआर हुआ। प्राइमरी एमडीआर एंड एक्वायर्ड एमडीआर, लेकिन रेट अब दोनों मतलब का ही अब है। हमने छोड़ के बैक्टीरिया को मजबूत कर दिया तो फिर वो एमडीआर बढ़ा और एसडीआर में भी आ गया। एग्जैक्टली। तो बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। और हम लोगों ने कोशिश की है कि ज़्यादातर चीज़ें आम फहम लैंग्वेज में करने की, लोगों को ज़्यादा समझ में आए और टीबी के प्रति लोग अवेयर हों। लेकिन फिर भी अगर कोई चीज़ छोटी हो, कुछ समझ में आता है किसी को कि कोई और चीज़ें उनको मालूम होनी चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में सवाल लिख सकते हैं। हम डॉक्टर साहब से फिर से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो आपके उन सवालों का जवाब दें। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। ख्याल रखिए, फिर मिलते हैं किसी और शख्स के साथ। थैंक यू। फिर मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ, एक नए नज़रिए के साथ। तब तक ख्याल रखिए।